अक्सर हम लोग रील्स या वीडियोस में देखते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे टैनिंग को हटाया जा सकता है। तो क्या सच में मतलब होम रेमेडीज से टैनिंग को हटाया जा सकता है? ना आपको प्रोडक्ट की जरूरत है ना आपको होम केयर की जरूरत है। आप सैलून गए, आपको बोला कि ये लगा लो, स्किन ग्लो होने वाली क्रीम है, बट उस पर कुछ लेबल नहीं है, वो आपको नहीं लगाना है। कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो स्किन की कंडीशन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो क्या ये समझा जाए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का स्किन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कोकोनट ऑयल इज अ वंडरफुल कंडीशनर। वो आपकी हेयर की शाइन को मेंटेन करता है। अगर आप उससे बाल ग्रो, हेयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो से कम पॉसिबल है। आजकल एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल, जो कहीं ना कहीं सीधे हमारे फेस में दिखते हैं। तो इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए ना। आप कहोगे कि मुझे सनस्क्रीन नहीं लगानी है, बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन फिर 5 साल बाद अब ये मत कहिए कि मेरे स्किन पर डार्कनेस है, टैनिंग है। हेयर ट्रांसफर की एडवर्टाइजिंग बहुत होती है, क्रिकेटर्स की फोटोज दिखा के, एक्टर्स की फोटोज दिखा के, और उन्हें लगता है इन्होंने ही किया है। वहाँ चले जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं देखना कि हम ये तो चेक कर ले डॉक्टर है कि नहीं है। डे बाई डे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कि लोग लिप लिफ्ट सर्जरी कराते हैं, फेस लिफ्टिंग कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं। तो मतलब ये कितनी हद तक सेफ है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। मैं विशाल तिवारी आज आपके लिए एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। ये पॉडकास्ट हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अपने हेयर एंड स्किन केयर को लेकर बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि आज हमारी जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर जोशिया, जो कि एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर जोशिया से हमने हेयर एंड स्किन से रिलेटेड हर उस प्रॉब्लम पर बात की है जो आज ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं। और तो और हमने इनसे प्रैक्टिकल मेथड्स भी पूछे हैं जिसके थ्रू हम कोरियन और ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जोशिया ने उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया है जिनका ना सिर्फ हमें नॉलेज होना चाहिए बल्कि हमें कंसिडर भी करना चाहिए जब भी हम कोई भी स्किन या हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदें। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। हेलो मैम, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं आपके पॉडकास्ट खुद बहुत ध्यान से सुनती हूँ और उन्होंने मेरी भी काफ़ी लाइफ चेंज की है। इट हैज़ गिवन मी अ ब्यूटीफुल इनसाइट। तो मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज का पॉडकास्ट मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ शुरू करने वाला हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में हम बात करें तो कितने % लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि अपनी स्किन केयर को लेके कॉन्शियस है? अगर मैं आपसे से कहूँ कि जब हम शादी में जाते हैं या कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं, हम बेस्ट बन के जाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी कभी हम नए कपड़े भी खरीदते हैं उसके लिए, और मेकअप करते हैं। ठीक है, मेन भी है वो बिल्कुल शार्प बन के जाएंगे, क्योंकि अच्छा दिखना सबको पसंद है। तो अगर आप पूछेंगे कॉन्शियस कितने लोग हैं, मुझे लगता है हर बंदा कॉन्शियस है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर स्किन इज अ क्लोथिंग जो आप रोज पहनते हैं, आप सुबह उठे और अपने आप को मिरर में देखे और आपको लगे क्या चमक रही है मेरी स्किन, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो ऐसी बात है। तो स्किन केयर इज लाइक सेल्फ केयर। आप अपने लिए कीजिए, और अगर आपकी स्किन अच्छी दिखती है, जैसा आप चाहते हैं वैसी दिखती है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस उसे बूस्ट होता है। जी, तो क्या ज़्यादातर लोग इस चीज़ से अवेयर हैं सोसाइटी में? हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। लोगों का बाहर जाना बढ़ गया है। मेरी मदर जो एक हाउसवाइफ है, अब वो भी लगभग रोज बाहर जाती है, अपने फ्रेंड से मिलती हैं, गार्डन में वॉक पे जाती है, योगा के लिए जाती है, 10 लोगों से मिलती है, जो पहले कम होता था। और जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज, तो आपको अच्छा लगता है। तो हर एज ग्रुप के स्ट्रैटा के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है स्किन केयर करने का, या अच्छा दिखने का, कॉन्फिडेंट फील करने का। तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली प्रपोर्शन बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई मिडिल एज्ड वुमन आके मेरे को सिर्फ ये कहेगी कि मुझे और अच्छा दिखना है। वो आते थे कंप्लेन्स लेके कि हमें यहाँ पे एक्जिमा हो गया है, हमारे नाखून में प्रॉब्लम हो गई है। बट आजकल लोग आते हैं नॉर्मल स्किन केयर के लिए। ओके, मतलब हम और कैसे अपनी स्किन को बेटर कर सकते एनहांस हैं? कर सकते हैं अपने खुद के फीचर्स को। अच्छा, जब स्किन को हेल्दी रखने की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और लगभग दिन में कितने बार हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए? तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो हमारी स्किन के सेल्स होते हैं वो ब्रिक्स की ईंटे की तरह है, और मॉइस्चराइजर उनके बीच का सीमेंट है।
तो आप इमेजिन कीजिए आपने एक दीवार बना दी बट बीच का सीमेंट नहीं लगाया, तो दीवार खड़ी रहेगी जी। वो गिर जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, चलो वो खड़ी भी है लेकिन बाहर बारिश हो रही है, वो पानी अंदर लीक करेगा। ठीक है, अंदर आप खाना बना रहे हो, उसका महक बाहर जाएगी, तो अंदर आने जाने की जो रोक है वो लगेगी मॉइस्चराइजर से। ओके। नॉर्मली हमारी स्किन का तो बैरियर अच्छा होता है, सीमेंट अच्छा है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मॉइस्चराइजर की। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी ड्राई स्किन है, मतलब आपका जो स्किन है उसका सीमेंट इतना पतला है कि अंदर का पानी उड़ते ही जा रहा है, ओके। स्किन ड्राई हो रही, तब आपको मॉइस्चराइजर की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। उम्र के साथ हमारे नॉर्मल जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो सूखते हैं, तो हमारी सबकी स्किन बाय नेचर ड्राई होती है। तो बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि अच्छा खासा सीमेंट है, अंदर अच्छा खासा पानी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्र के साथ हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो लगभग दिन में कितने बार करना चाहिए? अगर आप मान ली ड्राई स्किन है तो आपको दिन में 2 बार या 3 बार भी करना पड़ सकता है। अगर आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो थिक है, लॉन्ग लास्टिंग मॉलिक्यूल्स भी आते हैं आजकल, और वो सब उनके लेबल पे लिखा होता है, ओके। तो आप लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो शायद 1-2 बार से बाद बन जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपको 1 बार तो मॉइस्चराइज करना चाहिए, भले सुबह मत कीजिए बिकॉज स्टिकी लगेगा, बट रात में करके सोइए, क्योंकि आपका स्किन जो है वो रात में रिपेयर हो रहा है और आपने उसको पानी भी दे दिया तो वो ज़्यादा बेहतर रिपेयर होगा ओवरनाइट। ओके। अक्सर हम लोग रील्स या वीडियोस में देखते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे टैनिंग को हटाया जा सकता है, तो क्या सच में मतलब होम रेमेडीज से टैनिंग को हटाया जा सकता है, या फिर टैनिंग को हटाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट ही यूज़ करने पड़ेंगे? ना आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है ना आपको होम केयर की ज़रूरत है। टैनिंग एक ऐसा फेनोमेनन है कि धूप की वजह से आपकी कलर ज़्यादा बन गई है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपका जो डीएनए है वो डैमेज ना हो। ओके। टैनिंग कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आप ऐसे मान लीजिए बहुत धूप में, कड़कती धूप में आप जा रहे हैं, आपने छाता खोल लिया ताकि आपकी स्किन जले ना, वैसे ही बॉडी अपना एक छाता खोल देती है, वो उसने हर जगह कलर बिछा दिया जो टैनिंग है, ताकि आपका डीएनए जो है, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, वो बचा हुआ रहे। अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए जितना स्किन डार्क होता है उतना कम डीएनए डैमेज होता है, तो कैंसर की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा। अब आप कहेंगे कि टैनिंग को हटाना है, जो एक्सेस हो गई, आप कुछ नहीं भी करेंगे, अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो टैनिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके। क्योंकि वो स्किन से नए नए बन रहे हैं, तो पुराना जो कलर पड़ा है वो गिर रहा है। किसी किसी को समय लगता है, किसी किसी का जल्दी होता है। अगर आपको जल्दी करना है तो आप डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं। आप कोई, जैसे हम कहते हैं हल्दी चंदन, बेसिकली वो क्लेज है, पेस्ट है, जो इसको हटाएंगे तो डेड स्किन सेल्स हटेंगी, तो टैनिंग बेहतर दिखेगी। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो एक्चुअली स्किन लाइटनिंग एजेंट है, तो वो भी हेल्प करता है। और अगर आपको लगता है इन सिंपल चीज़ों से बात नहीं बन रही है, तो आप और बेहतर एक्सफोलिएंट्स जो मार्केट में आते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, ओके। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन लगाते रहोगे तो आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, टैनिंग अपने आप जाने वाला एक चीज़ है। ओके, तो सनस्क्रीन फिर कब कब लगाना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि स्टडीज़ में देखा गया है कि 97 to 98% तक यूवी रेज से डैमेज जो है वो बच सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है सनस्क्रीन से। सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में लगते हैं 20 मिनट। अगर आप एक रेगुलर सनस्क्रीन की बात करें तो 20 मिनट पहले लगा के उसे आप बाहर जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स तक सनस्क्रीन एक्टिवेटेड रहता है। उसके बाद पोल्यूशन, स्वेट, नॉर्मल सन उसे डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो आपको दोबारा लगाना है। ओके। तो अगर आप धूप में घूम रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि जो आपने पहले लगाया वो खत्म हो चुका है। ओके। है ना, वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि मैंने सुबह लगाया है, बट वो कोई एक्चुअली फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब आप घर में भी हैं तब भी सनस्क्रीन लगाइए, तो क्या ये ज़रूरी है या बिना उसे लगाए भी चल जाएगा? आप जब सुबह उठते हो, उजाला रहता है घर में, बिल्कुल। है ना, वो क्या है? सनलाइट है। सनलाइट है मतलब विजिबल लाइट है, तो यूवी रेज भी होंगे। अब 2 प्रकार की यूवी रेज होती है, यूवी ए, जिसको ए से आप ऐसे आता करते हैं एजिंग रेज, और बी होती है बर्निंग रेज। यूवी बी है जो आज ज़्यादातर स्किन को बर्न या लाल करवा देती है, गोरे लोगों में जो होता है, और कैंसर करवाती है, वो ज़्यादा पावरफुल रे है। यूवी ए एजिंग रेज है। ठीक है, आप कहोगे कि मुझे सनस्क्रीन नहीं लगानी है, बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन फिर 5 साल बाद अब ये मत कहिए कि मेरे स्किन पर डार्कनेस है, टैनिंग है। अच्छा। क्योंकि वो आपकी स्किन एज हो रही है, वो क्योंकि आपने धूप से प्रोटेक्ट किया नहीं। अब इंडोर्स जो आपके दरवाजे होते हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, विंडो पेन होती है, उससे यूवी भी रुक जाती है। ठीक है, आपके घर की जो खिड़कियों से यूवी भी रुक गई, पर हमें तो वैसे भी यूवी से प्रॉब्लम है नहीं, बी से, क्योंकि हमारी स्किन में कैंसर वैसे ही कम होता है। हमें प्रॉब्लम है एजिंग और पिगमेंटेशन और टैनिंग से, जो करवाता है यूवी ए। यूवी ए खिड़कियों से नहीं रुकती। अच्छा।
मतलब कहीं ना कहीं हमें घर में भी अपनी सेफ्टी रखना है। इट्स कॉमन सेंस। अगर आप सुबह उठते हो, उजाला है मतलब यूवी ए रेज है, आपको टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन होगा, डार्क स्पॉट्स आएंगे उम्र के साथ, अगर आपने घर में सनस्क्रीन नहीं लगाई तो। अगर आपको ये चलता है तो आप मत लगाओ। जैसा कि आपने बताया कि बाहर सनस्क्रीन 2 to 3 आवर्स काम करती है, लेकिन घर में उतना स्वेट या कहें कि पसीना नहीं आता, तो क्या यहाँ पर उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी? यस, क्योंकि सनस्क्रीन यूज तो हो रही है, आपकी स्वेट तो और आपका जो नॉर्मल ऑयल प्रोडक्शन है वो निकल रहा है, उसमें एंजाइम्स हैं वो तोड़ते हैं, तो स्टडीज ऐसा कहती है। बट आप कम से कम 2 बार तो लगाइए, आप सुबह 10 बजे और एक बार 2 बजे तो लगाइए जब कड़कती धूप है, यूवी इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन सनस्क्रीन तो ऐसा है कि मतलब सब लोग यूज़ भी नहीं कर सकते, काफ़ी कॉस्टली भी है, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी है? आप फिजिकल प्रोटेक्शन लीजिए, आप हैट्स यूज़ कीजिए, आप ऑफिस में जाते हैं जब आपको लगता है आप घर से मेट्रो तक आपको जाना है, आप छाता यूज़ कीजिए, उसके अंदर जो सिल्वर लाइनिंग होती है वो एक्चुअली एक फिजिकल फिल्टर है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप धूप में भी चल रहे हैं और अगर आप छाँव में चल लेते हैं, कड़कती धूप है बट छाँव में चल रहे हैं, तो 50% यूवी रेज का एक्सपोजर कम हो जाता है। ओके। तो जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। यूपीएफ क्लोथिंग आती है, यूपीएफ क्या होती है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर बताती है, वो एक कपड़े का, और ऐसी अमेजन पे, H&M पे, इन ब्रांड्स पे अवेलेबल होती है यूपीएफ क्लोथिंग। तो अगर आपको लगता है कि मेरा 10 से 2 बजे की धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप यूवी क्लोथिंग का जैकेट पहन के जाइए, पतले हल्के जैकेट, हाँ, तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन मिलेगा। सनस्क्रीन वहीं लगानी है जो एक्सपोज पार्ट है। ओके। फेस पे लगाओ, नेक पे लगाओ, इस पे लगाओ, पूरी बॉडी पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप पैसे बचा सकते हैं अगर आप स्मार्टली अपना सन प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो। ओके। अच्छा, लिप्स के अंदर भी कई बार टैनिंग हो जाती है, तो फिर उसके लिए क्या करें? आप यहाँ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो टैनिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिप हमारा ना प्रोट्रूडर होता है बहुत, तो उसकी वजह से एक नेचुरल प्रोटेक्शन यहाँ मिलती है। तो सन प्रोटेक्शन एक्चुअली नेचुरली होता है यहाँ पे। जो आप बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली वो या तो लिपलिक डर्मेटाइटिस है, मतलब बार बार जो लोग स्मैक करते हैं अपने लिप्स को, तो सलाइवा के में जो एंजाइम्स होते हैं वो इसकी स्किन को डिसॉल्व करके काला करते हैं। अच्छा। कई टूथपेस्ट होती है जिनमें स्ट्रॉन्ग स्पीयरमिंट, पेपरमिंट होता है, वो इंडियन स्किन में एलर्जीज करवाती है और उससे डार्कनिंग होती है। तो ये जनरली टैनिंग नहीं है, हमें लगता है ये टैनिंग है, लेकिन एक्चुअली ये कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूसेज से। मैट फिनिश लिपस्टिक्स आप लगा लेंगे, उसकी वजह से आजकल पर्पल डार्क लिपस्टिक्स वो भी डिपॉजिट होती है यहाँ पे। अच्छा, मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे कि एक्सपर्ट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमें कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? प्रॉब्लम ये है आजकल कि अगर मुझे स्किन केयर कंपनी खोलनी है तो मुझे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जी। और मेरा ही ब्रांड आ जाएगा। मेरा अपना उसमें कोई रिसर्च नहीं है, हो सकता है मेरा उसमें कोई एक्सपर्टीज भी ना हो, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका अपना एक रिसर्च सेंटर होता है, जैसे आप रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। तो एज डॉक्टर्स हमारा उन पर थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, कि उन्होंने जो अपना है वो पैसा खर्च किया रिसर्च में, तो हम जो अपने पेशेंट को लिख रहे हैं उनकी सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑफकोर्स आजकल कुछ बड़े ब्रांड्स ऐसी है जो ओवर द काउंटर मिलते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है। हर जने को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अगर आपने सनस्क्रीन बेचनी है तो आपको भी एक क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, चाहे आप ओवर द काउंटर ब्रांड हो या आप एक फार्मा ब्रांड। ओके। अगर आपके पास वो है तो आप बेच सकते हो अपनी सनस्क्रीन। बट एज अ डॉक्टर जब मैं लिखती हूँ तो मैंने आपको इसलिए बताया कि R&D जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर अच्छा होता है, हम उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ताकि पेशेंट सेफ्टी हमारे लिए नंबर 1 हो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसी कारण इस तरफ रिजल्ट ज़्यादा जल्दी और अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम ये भी है कि इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने कोई भी एडवर्टाइज ब्रांड जो बहुत अच्छा मार्केट हुआ है बट R&D कुछ नहीं है, आप खरीद सकते हो, तब प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मतलब अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर लोग भी हताश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मतलब स्किन प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, ठीक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब एक्सपर्ट्स को पता होता है कि किस प्रोडक्ट में अच्छे से R&D हुआ है या किसके अच्छे मतलब रिजल्ट्स है, तो वही वो लिखते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन ये अक्सर कॉस्टली भी होते हैं। यस, बट यही तो सेफ्टी का प्राइस है। समटाइम्स यू पे द प्राइस ऑफ सेफ्टी। बट आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे ओवर द काउंटर ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग होती है, तो जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है, उन्होंने XYZ सेलिब्रिटी को एक पैसा, इतना अमाउंट ऑफ पैसा दिया, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो प्रोडक्ट में डलेगा। फार्मा ब्रांड्स में आप देखोगे सेम कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजलिक एसिड 150 रुपये की ट्यूब आती है और सीरम के फॉर्म में 1500 रुपये का आता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? उस प्योर फॉर्म की जो 10% 20% है उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती, तो मार्केटिंग का कॉस्ट भी बचता है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। सही है। अच्छा, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं क्या जो मतलब आजकल हर प्रोडक्ट में कहें या फिर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं लेकिन बहुत नुकसानदायक भी हैं?
ऐसा आज की तारीख में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप पे कंप्लेंट हो गई तो उसकी पेनल्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत कम ब्रांड ऐसा कर पाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए कि जिस पे लेबल ही ना हो। आप सलून गए, आपको बोला कि ये लगा लो, स्किन ग्रो होने वाली क्रीम है, बट उस पर कुछ लेबल नहीं है, इंडियन डब्बी में कुछ है, वो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, उसमें कितने सॉल्ट्स है, उसमें आर्सेनिक है, मर्करी है, क्या है, हैवी मेटल्स है, उसमें स्टेरॉइड है, ये सब आपको नहीं इस्तेमाल करना है। हमेशा एक लेबल्ड प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई लेबल्ड प्रोडक्ट ले भी लेता है, लेकिन वो ईजिली कैसे एनालिसिस कर पाए कि ये प्रोडक्ट उसके लिए वर्क कर रहा है? मतलब कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है ना कि हो सकता है थोड़ा रुक के रिजल्ट मिले, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि लोगों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। इवन मेरा एक फ्रेंड भी है, उसकी स्किन ऐसी है कि मतलब वो कोई भी ब्रांड की क्रीम लगाता है तो उसको पिंपल हो जाते हैं। बस एक ही दो ब्रांड ऐसे हैं जब वो उनकी क्रीम लगाता है तो उसकी स्किन सही रहती। तो फिर यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट ठीक है और कौन सा नहीं? अगर उसकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, जैसे पिंपल्स एक प्रॉब्लम, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शायद मैंने 5 साल पढ़ाई की है, तब जाके मुझे उसको अच्छे से ठीक करना आया है, ठीक है, तो वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रॉब्लमेटिक स्किन को आप घर पे ठीक कर सकते हो। तभी तो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर स्किन के। अगर स्किन इतना आसान होता तो स्किन की अलग से डिग्री थोड़ी ना होती है ना। तो अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर समझ लीजिए कि क्या प्रोडक्ट लेना है। अगर वो मेरे पास आते तो मैं उन्हें क्या बताती, वो कहेंगे डॉक्टर मैं अगली बार नहीं आऊंगा, आप मुझे आज ही बता दीजिए मुझे क्या नहीं यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उन्हें कहती फ्यूचर के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदे उस पर लिखा होना चाहिए फॉर एक्ने प्रोन स्किन, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट, चाहे वो मेकअप हो चाहे स्किन हो। आप उसके बाद जो ब्रांड आपको पसंद है वो खरीद लीजिए, बट लेबल पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आता है फिर आपको मेरी मदद लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी यूज़ करते हैं आपको सूट करते हैं, पर समझ नहीं आ रहा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट समझ सकते हैं कि डॉक्टर मेरी ये दिक्कत है और मेरे लिए क्या सीरम करेक्ट है। ओके। उसके बाद ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर लो, इंग्रेडिएंट आप डॉक्टर से एक बार समझ लो, राइट। ओके। अच्छा, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो स्किन की कंडीशन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या ये समझा जाए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का स्किन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आपको ऐसा लगता है क्योंकि हम मूवीज़ में देखते हैं। आई ट्रीट अ लॉट ऑफ दिल, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द फील्ड, क्रिकेटर्स एंड दिस, इन सबकी डाइट, एक्सरसाइजिंग बड़ा तगड़ा होता है। अच्छा। इतना डिसिप्लिन होता है, इतना डिसिप्लिन होता है, किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बिकम व्हाट दे हैव बिकम। तो अगर आप कहोगे मैं स्मोकिंग करूँगा, ड्रिंकिंग करूँगा, लेकिन वो सभी कर रहे हैं, ये एक्टर्स भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वो सुबह के 6 बजे उठ के वो दिन में 2 बार एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद तुरंत सो भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है, उनका यही काम है। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं ये सब करूँ, रात भर पार्टी करूँ और सुबह जाके अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स देखूँ, तो मेरी बॉडी गिव अप कर देगी। तो सिर्फ हमें एक एस्पेक्ट नहीं देखना है, हमें उनकी होलिस्टिक लाइफस्टाइल देखनी है। जस्ट बिकॉज मूवीज में दिखाया जाता है इसका मतलब ये नहीं वो डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। बहुत सारे ये लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं बट ब्यूटीफुल बॉडीज दे हैव, ठीक है। तो हर चीज़ से अचीव किया जा सकता है अगर आप एक प्रोफेशनल की मदद लेते हैं तो। लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बाय नेचर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खराब है, ठीक है। करता क्या है, ऐसे स्टडीज में देखा गया है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों में, स्मोकिंग में होता है निकोटिन और अल्कोहल में होता है अल्कोहल, जो दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, चीज़ों को सुखाते हैं। तभी आपको जब भी आप स्मोक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, बिकॉज द बॉडी हैज़ टू सिक्रेट द डायूरेटिक्स, बॉडी को पानी निकालती है वो, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अब आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, एक अंगूर है, अगर अंगूर के अंदर कितना अच्छा पानी है, बिल्कुल पल्प भी है, तो उसकी स्किन कितनी टाइट होती है। जैसे ही वो एक किशमिश बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का पानी खत्म हो गया, तो स्किन कैसी हो जाएगी? रिंकल्ड, ठीक है। वही आपके साथ होगा, अगर आपकी स्किन सेल में पानी नहीं है तो आपको झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, आप इससे नहीं बच। अच्छा, आपने ये फैक्ट काफ़ी अच्छा दिया कि मतलब उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है, वो फ्रूट्स लेते हैं अपनी डाइट में, जूसेस लेते हैं, तो मतलब एक प्रकार से उनका नेचुरली वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा होता है, हाँ। जिस कारण मतलब उनकी स्किन भी ग्लो करती है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट देखा। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एक चीज़ और बहुत वायरल हो रही है, ग्लास स्किन। क्या है ये? ग्लास क्या होता है? ग्लास मतलब अ थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट, ठीक है। तो जो भी चीज़ जितनी प्लेन और स्मूथ होगी, चमकेगी, आपने अपना मार्बल को पॉलिश करवा लिया तो वो क्या करेगा? चमकने लगेगा, ठीक है। तो स्मूथनेस बढ़ानी, फ्रिक्शन और खुरदुरापन कम करना है स्किन में। तो जैसे आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट करती है बाहर की लाइट, अंदर से चमक किसी को नहीं आती है। ऐसा तो ना मेरे अंदर बल्ब है,
वो चमक रहे हैं, है ना, वो बाहर की लाइट है जो रिफ्लेक्ट करी, तो आपको मैं इधर उधर देख रही हूँ तो आपको लग रहा है कि ग्लास स्किन है। तो ये सेलिब्रिटीज़ की ग्लास स्किन होती है, मतलब स्मूथनेस। वो घर पे भी अचीव करना बहुत हद तक पॉसिबल है, बट अगेन सिर्फ स्किन केयर से नहीं, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको इंश्योर करना है प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्किन सेल्स बनते हैं प्रोटीन से, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग्स भी नहीं खाते हैं, तो अपनी वेजिटेरियन डाइट में अपना प्रोटीन बढ़ाइए, जैसे कि दही या दूध से बनी हुई चीज़ें लेना, सोया लेना, पनीर, स्प्राउट्स, छोला, चना, राजमा, मटर, जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर टू लेंटिल्स, पीली दाल। तो ये आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आपको विटामिन और मिनरल्स चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक तो बन गया, बट अंदर का जो सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें प्ले हो रही हैं, स्किन की लाइफ है, वो बनती मिनरल्स और विटामिन से। ठीक है, तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है, सोक करना है नहीं करना है, जितना टाइम है आपके पास, पर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट लेना है, कम से कम 5 ताज़े फल। अच्छा, राइट, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप सुबह उठ के एक बनाना ले लीजिए। लोग कहते हैं 5 कितने ज़्यादा होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बनाना आपने सुबह खा लिया, उठते से आपने एक गिलास जूस पी लिया या थोड़ा सा फ्रूट खा लिया ब्रेकफास्ट के साथ, 3 फ्रूट तो आपने सुबह खत्म कर दिए। ऑफिस जाते जाते एक पियर खा लो, आते आते एप्पल खा लो, सो सिंपल। तो ये सब हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ती है अगर आपको ग्लास स्किन चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो वो कभी भी टाइट नहीं दिखेगी। ओके, तो पानी ज़्यादा पीना है और स्मोकिंग और अल्कोहल को कम करना है। इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में आपको एक्सफोलिएंट्स यूज़ करना है, मतलब क्योंकि उम्र के साथ ना हमारी स्किन उतना जल्दी गिर नहीं रही है जितना पहले गिरती थी। पहले क्या होता है, स्किन नई बनती पुरानी गिरती रहती, तो बड़ी फ्रेश स्किन हमेशा ऊपर रहती, तो हम बड़े अच्छे दिखते हैं। लेकिन उम्र के साथ स्किन का टर्नओवर धीमा हो रहा है, एजिंग हो रही है, डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो रही है, उनमें कलर भी पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं उम्र के साथ ये डल हो गया है। कोई आपको नहीं मिलेगा कि उम्र के साथ मैं और खिल रही हूँ, निखर रही हूँ, है ना, क्योंकि डेड स्किन सेल्स इकट्ठे होते हैं। तो एक्सफोलिएशन का क्या मतलब है, वो डेड स्किन सेल्स को हटाना। उसके लिए लोग पहले स्क्रब्स यूज़ करते थे, बट हमने देखा कि स्क्रब्स इंडियन स्किन में एक्चुअली लॉन्ग रन में पिगमेंटेशन करवाते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन को ब्रेक करते हैं, और जब स्किन हील होती है वो कलर प्रोड्यूस करती है। तो अब हम कहते हैं आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कीजिए, मतलब ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब नाम से आते हैं, एसिड्स होते हैं। हफ्ते में 1-2 बार आप यूज़ कीजिए तो डेड स्किन सेल्स निकलती रहेंगी, तो आपको फ्रेशर स्किन दिखेगी। इसके अलावा सनस्क्रीन, आप धूप से नहीं बचोगे तो स्किन फिर कलर बनाएगी, वो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उससे आप नहीं बच सकते। तो आपको धूप से डैमेज को बचाना है तो आप सनस्क्रीन लगाइए। ओके, जैसा कि आपने एक तरफ बताया वो प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू हम अपनी स्किन को बेटर रख सकते हैं, हाँ, दूसरी तरफ हो गई हेल्दी डाइट, हाँ, और तीसरा हो गया योग या एक्सरसाइज। हाँ। तो अगर हम इन तीनों को परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपके हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है इनमें से, मतलब अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए? एक्चुअली ये सब हाथ बांध के चलते तीनों चीज़ें एक साथ, है ना। अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाऊंगी पर मेरी एक्सरसाइज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब खाऊंगी, तो शायद उतना रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, खाते नहीं हैं या कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, आपकी स्किन में मॉइस्चर कम है, सन प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर उतना रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे ही आप कहते हैं मैं खाती बहुत अच्छा हूँ लेकिन एक्सरसाइज मुझसे नहीं होगी, प्रोडक्ट्स नहीं लगेंगे, तो नहीं होगा। तो एक्चुअली तीनों का थोड़ा थोड़ा रोल है। अगर आप तीनों ही अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन ला पाते हैं तीनों में, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल। उससे आप ही को बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में। जब स्किन केयर मार्केट की बात होती है तो कोरियंस का बहुत नाम आता है। अक्सर लोग मतलब कोरियंस की तरह स्किन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वहाँ का जियोग्राफिकल फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ यही कारण है या फिर उनके प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनमें कुछ खास बात है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जोग्राफिकली तो डिफरेंट है वो नाउ, बिकॉज इतने के ब्यूटी स्टार्स आ गए, इतने के पॉप स्टार्स आ गए, तो हमें ज़्यादा पता है उनकी स्किन के बारे में, जो आज से पहले कम था। उसके बाद वो लोग नेचुरली, अभी से नहीं, आज से 50 साल पहले से उनकी ग्रैंड मदर्स और अब की जनरेशन सभी इंटरेस्टेड थे स्किन केयर में। उनमें तभी से वो इनकलकेटेड है कि स्किन केयर भी एक पार्ट होता है नॉर्मल तैयार होने का। तो वो इतने 50 साल से उनकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उस चीज़ में। आप कोरिया जाएंगे, साउथ कोरिया, तो आप देखेंगे कि भरा हुआ है मार्केट स्किन केयर की, हज़ारों शीट मास्क सस्ते से सस्ते, बिकॉज इतना ज़्यादा कंजम्पशन है उन चीज़ों का वहाँ पे। ओके, तो बट आप अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे तो मेनली उनका काम भी यही है कि स्किन को हाइड्रेट कैसे करना है। चाहे वो आप स्नेल म्यूसिन से ले लो, चाहे आप उनके मॉइस्चराइजर उठा लो, सब में हाइड्रेशन होता है, भर भर के हाइड्रेशन है। तो अगर आप इंडिया के भी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हाइड्रेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो मोर और लेस यू गोइंग टू अचीव व्हाट योर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर स्किन इज।
ओके। तो के ब्यूटी एक्चुअली हाइड्रेशन पे बहुत रिलाई करता है अपनी ग्लास स्किन इफेक्ट के लिए। अच्छा, आजकल एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल, जो कहीं ना कहीं सीधे हमारे फेस में दिखते हैं। तो इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए ना। डार्क सर्कल्स में 3 चीज़ें आती है। एक तो एक्चुअली कलर काला है, फाइन लाइंस हो रही है दूसरा, और तीसरा है कि हॉलोनेस अंडर बैग्स बन रहे हैं, पफीनेस आ रही है या गड्ढा है। डोज और डोल्स में हम सबको पता है, स्मोकिंग कम करनी है, अल्कोहल कम करना है, मेकअप रात को लगा के नहीं सोना है, रात को जब बत्तियां बंद हो जाती तो फ़ोन नहीं देखना है, ब्लू लाइट को एक्सपोज नहीं करना है अपनी आंखों में। बात करें डोज की, डोज भी हमें पता है, हमें रात को मेकअप उतार के सोना है डेफिनेटली। कोई अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अंडर आई पे लगानी है। हम निगलेक्ट करते हैं कि आंखों में चली जाएगी या फिर हमें इरिटेशन होगा, लेकिन सबसे पहले फाइन लाइंस आती है यहाँ पे, क्योंकि हम धूप में जाते हैं, स्क्विंट करते हैं, तो सबसे पहले ये मसल्स जो हैं वो स्किन को लूज करती हैं। तो यहाँ पे सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है। दूसरी बात, धूप में आप जाते हैं तो गॉगल्स लगा के जाइए। क्यों गॉगल्स इतने फेमस हैं? वो एक्चुअली आपके अंडर आई के रिंकल्स को प्रिवेंट करते हैं, उनमें यूवी फिल्टर होते हैं, तो वो आप लगा के जाइए। अच्छा, यहाँ पे मतलब ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। डेफिनेटली ये स्किन बहुत पतली है, तो अंदर जो एक सब्सटेंस होता है कॉल्ड कोलेजन, जो हमारी स्किन को फर्मनेस देता है, तो वो धूप से जल्दी टूटता है क्योंकि वो ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके। और अगर आप धूप में जाओगे और बार बार स्क्विंट करोगे तो हमारी उम्र के साथ स्किन भी ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी यहाँ ख़त्म हो जाती है और अच्छा, रिंकल्स बन जाते हैं। तो मतलब ये जो लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं या फिर लेट नाइट अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट तो पड़ता ही होगा। डेफिनेटली आज से 10 साल पहले जहाँ हम 30-40s में एक्सपेक्ट करते थे फाइन लाइन्स बनना, 20s में हमें दिख रही है फाइन लाइन्स, क्योंकि 15 साल की उम्र से लोग फ़ोन में ही, अपना पर्सनल फ़ोन होता है उनके पास। तो आज की डेट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते वर्कलोड के कारण लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है ये किसी तरह का प्रभाव डालता है हमारी स्किन में। ओ डेफिनेटली, ये 2 एक्सिस होती है एक्चुअली। जैसे ही आपको स्ट्रेस बढ़ता है 2 एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है जो आपकी स्किन को कनेक्ट करती है। एक होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन से नर्व आती है, नर्व्स यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाती है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन, जो हार्मोनल सिस्टम होता है, वो भी एक्टिवेट होता है और वो भी सिग्नल देता है स्किन को। इन दोनों से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। बेसिकली जब स्ट्रेस में आप होते हो तो आपका एक फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स होता है। मतलब कि स्ट्रेस क्या होता है, मैंने एक शेर देखा पुराने, हम जब से एवॉल्व हुए हैं, शेर देखा तो मुझे भागना है, ठीक है, मैं एक हाइट पे खड़ा हूँ तो मैं ध्यान से रहूँगा ताकि मैं गिर ना जाऊँ, तो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बट थोड़ा सा अपनी पैर पे भी हम कुल्हाड़ी मार लेते हैं उससे, क्योंकि जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो उसे नहीं पता कि ये मेरे अपना ऑर्गन है, वो उसको भी थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा है, तो वो बॉडी को भी इन्फ्लेम कर रहा है। आपका एक्ने बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है स्किन में। आपको अगर सोराइसिस या एक्जिमास है वो आपको बढ़ेंगे। तो एक बार का स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस में बहुत अंतर है। एक बार का स्ट्रेस आपको प्रोटेक्ट करेगा, रोज ही आपके स्किन सेल्स गल रही हैं, रोज ही उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो एक टाइम के बाद आप बीमार हो जाओगे। सो क्रोनिक स्ट्रेस इज वेरी डेंजरस। तभी हम कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सिंग टेक्निक से यूज कीजिए, तो उसका इम्पैक्ट स्किन पे पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं सभी चीज़ कनेक्टेड हो गई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि तीनों चीज़ ज़रूरी है, हाँ, सब बैलेंस में रहना चाहिए, तो यहाँ पे योग और मेडिटेशन काम आ जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मेंटल पीस होगा तो हमारी स्किन की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली। ओके। अच्छा, जब हम लोग हेयर की बात करते हैं और मेल और फीमेल को कंपैरिजन किया जाए, तो बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम मेल में ज़्यादा क्यों दिखाई देती है? ये भी हार्मोन पे डिपेंड करता है। अब ये होता है कि मेल्स में तो मेल हार्मोन्स होते ही हैं, फीमेल्स में भी मेल हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, मेल हार्मोन का काम है कि वो यहाँ की जो नसें हैं या जो यहाँ का हेयर फॉलिकल है, आपका जो जड़ है, उसकी साइज को उम्र के साथ पतला करता है। ये उसका नॉर्मल काम है। अच्छा, ठीक है, तभी आप देखोगे एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। पहले हमारे एंसेस्टर्स में पूरे बॉडी पे बाल थे, अब हमारे सिर्फ यहाँ बचे क्योंकि हम इरेक्ट हो गए। पहले हम बेंट होते थे तो बैक पे प्रोटेक्शन चाहिए धूप से, तो बाल थे। अब हम सीधे हो गए तो सिर्फ यहाँ धूप से बचना है, तो सिर्फ बाल यहाँ बचे। हमें लगता है ब्यूटी के लिए, बट एक्चुअली ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें। दिस इज सन प्रोटेक्शन, राइट? लेकिन वो मैन कैसे इवॉल्व हो रहा है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो यहाँ की नसों को और हेयर का फॉलिकल की साइज को पतला करता है। और अगर आपके जेनेटिक्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स में भी जल्दी बॉल्डिंग हुई है तो आपकी ये और जल्दी होगी। ओके। सबकी उम्र के साथ बाल पीछे जाते हैं, किसी की जल्दी, किसी के लेट, डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन।
तो जितना मेल हार्मोन होता है वो बॉल्डिंग करवाता है, तभी फीमेल्स में कम बॉल्डिंग होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेल हार्मोन ज़्यादा है। अगर 2 मेल्स को देखे, किसी को बॉल्डिंग हो रही किसी को नहीं, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो मेल हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और वो भी आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा मान सकते हैं कि एक लॉक इन की मैकेनिज्म है, यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स पड़े हुए हैं जिस पे आपकी हार्मोन आके बाइंड करके खोल सकता है तालों को। हर चाबी तो सब में है, ताले भी सब में हैं, बट वो चाबी किस ताले में फिट हो रही है ये सब में अलग अलग है, और वो हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है कि हमारे ताले का शेप क्या है। ओके। अगर मेरा ऐसा शेप है कि वो परफेक्टली हार्मोनों से खोल पा रहे हैं तो मेरी बॉल्डिंग जल्दी होगी, राइट। तो इसीलिए मेल्स में जल्दी बॉल्डिंग होती तो है। आपने जैसे जेनेटिक की बात की, तो क्या जेनेटिक से जो हेयर फॉल होते हैं तो उसे क्योर किया जा सकता है? हम क्योर नहीं कर सकते, हम रोक सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें पता है हेयर फॉलिकल का साइज कम हो रहा है, तो हम हेयर फॉलिकल का साइज बढ़ा सकते हैं ऑइंटमेंट देके, मेडिसिन देके। ओके। बट येस, आपको वो लंबे समय तक करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट फॉर अ लाइफ टाइम। ओके। क्योंकि अगर आप रोकोगे तो हॉर्मोन्स तो अपना नॉर्मल काम करें। ओके। तो फिर ऐसी कोई रूटीन या टिप्स बताइए ना कि मतलब जिससे हेयर फॉल को रोका जा सके और हेयर को मजबूत किया जा सके, कि मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम लाइफ में आए ही ना। जैसे मैंने बताया ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो अगर आप स्मोकिंग करेंगे, आपको पता है उससे हार्ट अटैक क्यों होता है, आपके नसों की साइज डायमीटर पतला हो जाता है क्योंकि कुछ डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो अगर आप स्मोकिंग करेंगे आपको ये जल्दी होगा, तो आप अपनी हैबिट सुधारिए, स्मोकिंग कम कीजिए। स्ट्रेस हमें कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी नसों को, तभी हेडेक होता है, स्ट्रेस से नसों को पतला करता है। तो हमें स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस को रिलीज करना है। देयर कम्स इन द रोल ऑफ मेडिकेशन। हम कहते हैं योगा से बाल बढ़ते हैं, क्यों? दिस इज द रीजन, बिकॉज वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो नसों का सप्लाई है वो अच्छा रहेगा, बालों को पोषण मिलता है और बाल अच्छा उगता है, ठीक है। वैसे ही आप अपनी डाइट हेल्दी रखिए, बाल को भी, बाल इज केराटिन, इट्स प्रोटीन, तो आपको अच्छा प्रोटीन डाइट लेना है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, एग्स खाते तो वो लीजिए, अगर आप नहीं खाते तो अभी हमने बात की लेग्यूम्स, छोला चना, राजमा, मटर, दही, सोयाबीन, पनीर, स्प्राउट्स, इनके सेवन ज़्यादा कीजिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाने, विटामिन और मिनरल्स जरूरी है, तो क्योंकि रूट में फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो विटामिन और मिनरल्स हैं, तो उससे आपके बाल अच्छे। तो ये रूटीन आपको अंदर से फॉलो होता है ये, क्योंकि सब कुछ रूट बहुत अंदर है। कोई तेल लगाकर उससे आप अपनी हेयर की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, वो अच्छे कंडीशनर्स होते हैं, बट आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डीप जाके मेरे बाल को पोषण देगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अभी तक रोजमेरी ऑयल से देखा गया है। अच्छा, रोजमेरी ऑयल से। यस। लेकिन लोग तो ये भी कहते थे ना कि मतलब सरसों का तेल लगाओ, नारियल का तेल लगाओ, तो क्या ये बालों के लिए फायदेमंद नहीं है? वो देखो, मसाजिंग करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बट वो कितनी देर रहेगा? जब तक मसाज करोगे तब तक रहेगा, 10 मिनट बाद वही हो जाएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं ना जैसा कि एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है, बट उनमें कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है अच्छा, जो उसको लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन दे। ऑयलिंग से सिर्फ मसाज का बेनिफिट हो रहा है, अब्जॉर्ब तो वो हो रहा है, बट उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो अब्जॉर्ब करके आपको फायदा होगा, ठीक है। रोजमेरी ऑयल में ऐसा देखा गया कि वो भी मिनॉक्सिडिल जो हेयर ग्रोथ का सीरम होता है उसकी तरह काम करता है, वो भी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ओके। तो उसमें ऐसे पदार्थ है, उससे आप मसाज करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, बट अगेन आपको ये पता होना चाहिए कितना परसेंटेज में करना है, बिकॉज प्योर रोजमेरी ऑयल इरिटेट करता है स्कैल्प को। तो जनरली हम कहते हैं आप शैम्पू के वक्त है ना उसे लगा के रखिए, 1-2 मिनट तक मसाज कीजिए उस शैम्पू में मिक्स करके, तो थोड़ा अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपको बेहतर फायदा मिलेगा। कोकोनट ऑयल इज अ वंडरफुल कंडीशनर, वो आपकी हेयर की शाइन को मेंटेन करता है। अगर आप उससे हेयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो उससे कम पॉसिबिलिटी, और ऐसे मैंने ऐसा स्टडीज कहती है, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म से यूज हुआ है ये सब चीज़ें, तो इस पर स्टडीज हुई है, कैस्टर ऑयल पे, आर्गन ऑयल पे, कोकोनट ऑयल पे, तो ये सब हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि पोल्यूशन है, उससे हमारे बाल वीक हो रहे हैं, हम हेयर ड्रायर्स, ब्लो ड्रायर्स यूज कर रहे हैं, रोज इतना कोम कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, हेयर का क्वालिटी खराब होता है। कंडीशनर्स उसको सील करते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे आपकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी, पर उससे हेयर ग्रोथ नहीं होगा, और ये सच्चाई है। अच्छा, बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि अपने बालों में दही लगाओ, तो क्या दही फायदेमंद होता है बालों के लिए? कंडीशनर, इट इज कंडीशनर। दही कहीं हद तक स्कैल्प में डैंड्रफ में भी मदद करता है, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड, वो एक एसिड है, ठीक है। जो हम एक्सफोलिएंट्स की बात कर रहे थे, तो वो जब आप यहाँ लगाएंगे तो वो लैक्टिक एसिड स्कैल्प को एक्सफोलिएट करेगा, जो गंदी चीजें चिपकी हुई आपके स्कैल्प में, डर्ट, ग्राइम, डस्ट, वो सब निकलेगा, तो वो इसलिए वो डैंड्रफ में हेल्प करता है। अच्छा, आज देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन कहा जाता है कि ये एक डेंजरस प्रोसेस है, इसमें इवन लोगों की डेथ तक हो जाती है, तो इसमें आपका क्या कहना है? वो तो किसी भी सर्जरी से हो सकती है, चाहे वो एक सिजेरियन सेक्शन हो अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी कैसे मिलेगी, आपको अपना डॉक्टर सही चूज करना है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि हम जिनके पास जा रहे हैं वो एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन है भी कि नहीं,
तो हमेशा अपने डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी डिग्री जरूर चेक कीजिए, लगाना कंपलसरी होता है। हर डॉक्टर अपनी डिग्री को डिस्प्ले करना है, दिस इज अ रूल। तो आप ये जगह चेक कीजिए कि भाई उन्होंने वो डिग्री तो वैलिड तो है, MD DVD DNB डर्मेटोलॉजी या फिर MCH प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की है कि नहीं की है, उनका क्लिनिक की साफ सफाई कितनी है, ठीक है, कितने केसेस उन्होंने किए हैं, बिकॉज एक्सपर्टीज से डेफिनेटली स्किल तो बेटर होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप अपनी सेफ्टी बढ़ा लेते हैं, Okay. ठीक है। बहुत सारे क्वैक्स करते हैं क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की एडवर्टाइजिंग बहुत होती है, क्रिकेटर्स के फोटोज दिखा के, एक्टर्स के फोटोज दिखा के, और उन्हें लगता है इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो हम वहाँ चले जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं देखना कि हम ये तो चेक कर लें डॉक्टर है कि नहीं है, सही। तो तब आप अपनी खुद की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। Okay. बट आपको ये याद रखना है कि हर चीज़ एक सर्जरी है, अगर वो बहुत ध्यान से की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इतना सिंपल प्रोसीजर है कि आप सुबह अगर क्लिनिक में आते हैं, आपको पूरा तरह भी बेहोश नहीं किया जाता है, सिर्फ इस पार्ट को बेहोश किया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो। आप बीच में उठ के, ट्रांसप्लांट के बीच में जब हम अपनी क्लिनिक में करते हैं तो हम एक्चुअली पेशेंट्स को बीच में लंच ब्रेक भी देते हैं, वो आराम से अपना लंच भी करके आके फिर हम वापस सामान लगाते हैं। Okay. तो और आप अगले दिन आप अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। सो है बड़ा सिंपल प्रोसीजर, बट साफ सफाई से करना और एक्सपर्टीज से करना जरूरी है। Okay. तो ये प्रोसीजर लगभग कितनी देर का रहता है? 8 से 10 घंटे का, 8 से 10 अगर घंटे एक का। अच्छा खासा बड़ा है ट्रांसप्लांट है तो 8 से 10 घंटे। अच्छा, ये प्रोसीजर होने के बाद क्या किसी तरह की रिकमेंडेशन दी जाती है कि मतलब किन चीज़ों से सावधान रहना है, या फिर क्या कहते हैं, किन चीज़ों से कितने टाइम तक परहेज रखना है, ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स, तो आपको अपने हम एक कैप लगा के रखते हैं ताकि धूल डस्ट से पोल्यूशन से बचे, जो हम कहते हैं हम घर जाके हटा सकते हो। हमें उसको हाइड्रेट रखना होता है अपने बालों को, जो हमने ट्रांसप्लांट किया है तो हम एक स्प्रे बॉटल देते हैं, उसे बार बार पानी लगाता है पेशेंट अपने स्कैल्प पे। हम उन्हें कहते हैं कि आप उसे थोड़ा एलिवेट होकर सोइए ताकि सूजन ना आए आपके। किसी किसी को बहुत कभी कभी केस में सूजन भी आती है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि वो चली जाती है। हमने इतना फ्लूइड इंजेक्ट किया आपको सुन करने के लिए कि किसी किसी को स्वेलिंग आती है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। लेकिन अगले दिन से पेशेंट अपना काम नॉर्मली कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है। ओके। नहीं, एक्चुअली मैंने सुना था कि मतलब इस प्रोसेस के बाद लोगों को बाहर निकलने से भी मना किया जाता है, कि मतलब सनलाइट में नहीं निकलना है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसका जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ रहा तो फिर उसके बाद क्या है, एक्चुअली उसके फेस पे पूरे स्वेलिंग आ गई थी। हाँ, तो ये मैंने कहा, देखो हाँ। इतना फ्लूइड डाल रहे हैं आपको सुन करने के लिए, अच्छा। ठीक है ना, तो वो फ्लूइड कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होता है, बट उसके लिए यही प्रैक्टिस होती है, सबको नहीं होता। अगर आप मानो पूछोगे मुझसे तो 20 में से शायद एक केस को होगा, ओके। ठीक है, बाकी को नहीं होता। बट हम सबको बताते जरूर है कि अगले दिन वो सूजन आती है तो उससे घबराना नहीं है। उसके लिए हम आपको एक सूजन कम करने की गोली लिखेंगे, उससे वो बैठ जाएगी। आपको अपना तकिया एलिवेट रखना है ताकि सूजन जल्दी नीचे निकले, और सॉल्ट इंटेक कम करना है, शुगर इंटेक थोड़े दिन के लिए कम करना है, स्मोकिंग कम करनी है ऑफ कोर्स, नहीं तो बाल सर्वाइव नहीं होंगे, पानी ज़्यादा पीना है। ओके। लेकिन उसको ये भी बोला गया था कि बाहर नहीं निकलना है सनलाइट में। हाँ। तो क्या ये सनलाइट की वजह से मना किया गया था या फिर डस्टिंग के कारण? अब मेरे ख्याल से डस्ट की वजह से बोला गया था, क्योंकि उस टाइम जब आप लगाते हो तो खून तो निकलता है, वो खून तो चिपका रहता है, आप अंटिल आप एक दो बार वॉश ना करो और वो पूरी तरह से जाए ना, तो अगर उस पर धूल डस्ट चिपकेगी तो वो आपको इरिटेट कर सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके। बट जनरली हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स पे डालते हैं फॉर देयर सेफ्टी। अच्छा, अगर फेशियल की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि हफ्ते में एक बार कराना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 2 हफ्ते में एक बार कराना चाहिए। तो मतलब इसे कितनी फ्रिक्वेंसी में कराना ठीक रहता है? तो आजकल मेडिकल फेशियल्स भी आते हैं जो मशीन से होते हैं, हम डॉक्टर्स क्लिनिक में करते हैं। लेकिन जब मेरे पास एक ब्राइड आती कहती डॉक्टर मेरी फॉर एग्जांपल आज से 5 महीने बाद शादी है, तो मैं उन्हें कहती हूँ अब आज फेशियल लेके क्या करोगे, वो नवंबर तक तो नहीं चलेगा। फेशियल्स आर ओनली क्विक इम्प्रूवमेंट। कैसे काम करते हैं फेशियल्स? उनका 2 प्रिंसिपल होते हैं, हाइड्रेशन, मॉइस्चराइज करना ताकि स्किन टाइट दिखे, अभी हमने पता कि पानी आएगा तो टाइट दिखेगी, और दूसरा एक्सफोलिएशन, डेड स्किन सेल्स को हटाना। ओके। 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद स्किन वैसी हो जाएगी। तो आप अगर फेशियल में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिला? नहीं मिला। तो मैं खुद भी अपने क्लिनिक में रेकमेंड करती हूँ कि आप इतना रेगुलरली फेशियल मत लीजिए। अगर आपने कुछ एक्चुअली करना है तो आप घर पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाइए जो आपकी स्किन में रिजल्ट लाते जा रहे हैं। धूप से रोज बचिए, सनस्क्रीन रोज लगाइए, कोई फेशियल उसको मैच नहीं कर सकता। बट अगर आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, इंपॉर्टेंट डे है, आपका प्रमोशन है, आपका ऑफिस इवेंट है, आप आइए, तुरंत आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, 15 दिन बाद वो वैसे हो जाएगा। ओके। तो इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हर 15 दिन में करना है, इट्स ओनली बिफोर इंपॉर्टेंट इवेंट। अच्छा, तो क्या ऐसा भी है क्या कि मतलब अगर कोई ज़्यादा कराता है तो इसका उल्टा नुकसान होगा? डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। अगर आपने इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप यूज़ करें तो आप हर हफ्ते नहीं कर सकते, फिर हमें हर महीने में एक बार करना है।
राइट अगर आप एक सिंपल क्लीनअप ले रहे हो, ब्लैक एज वाइट हटवा रहे हो, तो वो आप हर हफ्ते भी करवा सकते हो क्योंकि वो तो निकालना है, बट वो फिर आ जाएगा क्योंकि वो नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स है। हाँ बिल्कुल। तो आपको देखना है कि आपको जो एक हफ्ते का फायदा हो रहा है, तो द प्राइस यू पेइंग फॉर इट, इज इट वर्थ योर एफर्ट? अगर आपके प्रोफेशन में ऐसा सूट करता है तो आप कीजिए, नहीं करता तो आप उसे अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये कंपलसरी नहीं है। ओके। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि घर में फेशियल कर लो या प्रोडक्ट लगा लो, हाँ तो घर में अक्सर हार्ड वाटर आता है तो लोग आरओ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो क्या आरओ वाटर ठीक है यूज़ के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ एरियाज में जो हार्ड वाटर होते हैं उनमें सोल्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्स होते हैं। तो जब आप ये सोप के साथ डिसॉल्व करते हैं ना, वो खुद डिपॉजिट हो जाता है आपकी स्किन पे। तो कुछ लोगों को इचिंग होती है, डैंड्रफ होता है इससे, है ना, ठीक से निकलता नहीं है स्किन से, तो उनके लिए आरओ वाटर ठीक है। ओके। अच्छा, स्किन वाइटनिंग और क्लींजिंग के लिए कोई अच्छी प्रोसेस बताइए ना, मतलब जो व्यक्ति इजीली घर में कर सके रेगुलर बेसिस में। स्किन वाइटनिंग तो करनी नहीं, अच्छा, हो ही नहीं सकती। ओके। ठीक है, हम सिर्फ आपका टैन हटा सकते हैं। जो आप रोज दिन भर का हल्का हल्का सन एक्सपोजर है जो आपकी स्किन पे इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से आप पहले से ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हो, डार्क दिख रहे हो, उसको हम हटा सकते हैं। अच्छा। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका नेचुरल कलर क्या है? यूजुअली आपके जो आर्म के अंदर होता है वो आपका नेचुरल कलर है, क्योंकि ये पार्ट कभी भी सन से एक्सपोज होता नहीं है। तो आप देखोगे ये हमेशा सबका गोरा होता है, ये आपका नेचुरल कलर है, इतना हम ला सकते हैं। अच्छा, राइट आपके यहाँ पे आर्म पे होता है, ये आपका नेचुरल, किसी किसी चेस्ट पे होता है, जिन्हें कभी मेल्स वो पहनते हैं और मुझे टी शर्ट नीचे करके दिखाते हैं, पूरा लाइट होता है, यहाँ डार्क होता है, दैट इज टैनिंग। ओके। उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम आपका नेचुरल कलर को नहीं चेंज कर सकते। ओके। राइट तो अगर आपको टैनिंग हटानी है तो जैसे मैंने पहले बताया, सनस्क्रीन जरूर लगानी है, ताकि कलर सेल्स जो बन जाते हैं और वो एक्टिव है, मतलब कि टैनिंग हो रखी है, तो वो धूप से और सेंसिटिव है, उनमें कलर ऑलरेडी है, जरा सी सन पड़ी वो और कलर बनाएंगे। तभी लोग कहते हैं हम होते ही जाते हैं टैन, है ना। तो सनस्क्रीन करना है, रेगुलरली स्किन को एक्सफोलिएट करना है। 6 से 10% तक का ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप घर पे हफ्ते में 1 या 2 बार यूज कर सकते हो तो आप कीजिए, उससे टैनिंग पोटेंशियल कम होता है। ओके। इसके साथ साथ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स आते हैं, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटेड, एसिलिक एसिड, ये बहुत फेमस है, विटामिन सी, ये सब आप घर पे यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो लेकिन अगर इनसे बात नहीं बन रही है, बहुत देर लग रही है, तो आप डॉक्टर की मदद लीजिए। उसके लिए लेजर्स हम करते हैं, स्किन का कलर हटाने के लिए हम कुछ और ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे यही इंग्रेडिएंट्स थोड़ा डीप हम डालते हैं स्किन के, विद मशीन वाटर जेट्स के थ्रू, तो अंदर से थोड़ी स्किन लाइटिंग जल्दी होती है। तो ये हम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है। वो क्या होते हैं कि वो आपको और धूप से डैमेज से रोकते हैं। कुछ भी फल या सब्जी जो लाल, पीली या हरी है, ये बेनिफिशियल है, चाहे वो बेल पेपर्स हो, ब्रोकली हो, केल हो, करेला हो, स्पिनच हो, बैंगन हो। तो इनमें कैरेट्स, टमेटोज, इन सब में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। तो ये आपको सन डैमेज से बचाएंगे और आपकी स्किन एक्चुअली बेटर फील करेगी। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स आती है, चाहे वो फिश ऑयल कैप्सूल्स जिसमें ओमेगा 3 हाई होता है, या फिर वो बीटा कैरोटीन बेस्ड कैप्सूल्स हो। आजकल तो हल्दी की भी कैप्सूल्स बनती है, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन, क्योंकि लोग अपने डाइट में नहीं प्रेफर करते हैं। हाँ। तो अगर आप सब बाहर का खा रहे हो तो उसमें हल्दी कहाँ है? सही बात। घर के खाने में तो ओरिजिनल भी नहीं है ना। ओरिजिनल भी नहीं है, एग्जैक्टली। तो उसकी टैबलेट्स भी आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेचुरली कर सकते हो तो वंडरफुल। इससे आपका एक्चुअली टैनिंग पोटेंशियल कम हुआ। ये ओरल सनस्क्रीन से। ओके। अच्छा, जैसा कि आपने टैनिंग की बात कही, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी डार्क हो जाते हैं सनबर्न के कारण, हाँ, लेकिन उनका नेचुरल कलर देखा जाए तो काफ़ी वाइट रहता है। हाँ। और आपने जैसा कहा कि आप लोगों का कलर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं या उस व्यक्ति को उसके नेचुरल कलर में वापस भी ला सकते हैं? नहीं, नेचुरल कलर पे डेफिनेटली लाना पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर ये टैनिंग है तो। हाँ। आप कुछ लोग हेयर डाइज लगाते हैं, को पता नहीं होता कि हम तो 15 साल से लगा रहे हैं, पर वो डाई धीरे 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 डिपॉजिट हो गई है। अच्छा। उसको फिर आप प्रोडक्ट से नहीं हटा सकते, उसके लिए फिर हमें लेजर करना पड़ता है या एक्सफोलिएंट्स यूज करने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले। ओके। राइट। बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल और आलमंड ऑयल लगाते हैं। इन दोनों में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको धूप से सेंसिटिव करते हैं और एक मेडिकल कंडीशन करवाते हैं जिसमें पूरी स्किन और नेक डार्क हो जाती है, फेस और नेक। उसे कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस। आपको देखते से नहीं समझ आएगा आपको क्या हुआ है, बट आप पूरे डार्क या पर्पलिश दिखोगे। और वो एक स्टडीज में देखा गया मस्टर्ड और आलमंड ऑयल से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं वो आपको फेस पे नहीं लगाना है, मस्टर्ड ऑयल और आलमंड ऑयल। ओके। आप LPP नाम की बीमारी सर्च करोगे तो आपको इन दो की स्टडीज मिल जाएंगी उस पर। अच्छा। तो ये आपको नहीं लगाना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये क्या लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये क्या मतलब सेफ है? तो लेज़र की हमारे बहुत लंबे समय से लेज़र चल रहा है आजकल, तो हमें उसका सेफ्टी डेटा
और उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत लंबे समय से पता है कि क्या वो कर सकता है क्या नहीं। तो लेज़र काम कैसे करती है, जो कलर होता है ना वो सेल के अंदर होता है, जो भी चीज़ सेल के अंदर पड़ी है वो अंदर सेफ पड़ी है। लेज़र क्या करती है, इस सेल को जाके हीट करती है, क्योंकि वो कलर जो है आपके लेज़र को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कलर हो जाता है हीट अप, उससे सेल टूट जाता है और डेड स्किन सेल, ठीक है, टूट गया ये और कलर आ गया बाहर। अब जो भी चीज़ आपके बॉडी में सेल के बाहर पड़ी, बॉडी समझती है तो वेस्ट है, उसको वो खुद निकालती है। ओके। ऐसे लेजर्स काम करती है, वो कोई एक्सरे नहीं है जो स्किन में जाकर कुछ कलर को कहीं उड़ा देती है, ऐसा नहीं करती ओके। है ना। तो लेजर की एक्चुअली समझना जरूरी है कि लेजर एक प्रकार की लाइट है जिसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ताकि वो उधर ही काम करे जहाँ हमें करवाना है। ओके, राइट। आज हम देख रहे हैं कि मतलब डे बाय डे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कि लोग लिप लिफ्ट सर्जरी कराते हैं, फेस लिफ्टिंग कराते हैं, बोटॉक्स कराते हैं। तो मतलब ये कितनी हद तक सेफ है? अगेन, कहाँ से आप करवा रहे हो, आपके करने वाले का हाथ कितना साफ है उस पर डिपेंड करता है। तो अपने डॉक्टर की डिग्री देखना जरूरी है। दूसरी चीज, क्या आप अपनी खुशी के लिए करवा रहे हो या अपने पार्टनर की खुशी के लिए या अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए या अपने होने वाले पार्टनर की खुशी के लिए करवा रहे हो। रॉन्ग रीजन से करवाई हुई प्रोसीजर हमेशा पेशेंट को तकलीफ देता है, क्योंकि ना उससे सामने वाले को सेटिस्फैक्शन होना है और खुद को तो सेटिस्फैक्शन होना ही नहीं। तो इस चीज़ में खुद को नहीं होना है सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने लिए करवा रहे हो, अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मुझे बनाना पड़ता है वीडियोस। मेरी नेचुरली ये जो मसल है बड़ी एक्टिव है, तो मैं जब भी तो मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ। तो जब मैं इतनी लाइट्स आती थी मुझ पे तो मैं हमेशा ऐसी थी और मेरे वीडियोस में नहीं आता था, तो मेरे प्रोफेशन को अफेक्ट करता है। तो मैं लेती हूँ यहाँ पे बोटॉक्स। अच्छा। उससे क्या होता है, ये मेरी मसल रिलैक्स हो जाती है, तो अब लाइट मुझ पे पड़ती तो मैं स्क्विंट नहीं करती। ठीक है, तो ये मैंने अपने पर्सनल अपनी लाइफस्टाइल और अपने प्रोफेशन के लिए करवाया है, तो मुझे इससे बेनिफिट होता है। मैंने करवाया था लास्ट अगस्त, अब मुझे दोबारा करवाने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है। कोई भी सर्जरी या कोई सिंपल प्रोसीजर्स, बोटॉक्स फिलर्स हमेशा नहीं चलते। अच्छा। ये रिपीट करवाना पड़ता है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आपने करवाना है तो आपको ये सोचना है कि क्या मुझे मेरे प्रोफेशन को अफेक्ट करेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करवाऊंगी। सेफ्टी प्रोफाइल आपके डॉक्टर पे डिपेंड करती है। बोटॉक्स तो बहुत ज्यादा सिंपल टेक्निक है। अच्छा। इतनी ज्यादा सिंपल टेक्निक है, आप आओगे 5 मिनट में आपका काम हो जाता है और आप निकल जाते हो क्लिनिक से, बिकॉज इतनी लंबे समय से हम कर रहे हैं। फिलर्स में एक डॉक्टर को करने में टाइम लगता है, समझना पड़ता है कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन समझना पड़ता है, उसके हिसाब से डिजायरेबल रिजल्ट देते हैं। आप मुझे पिक्चर दिखा दोगे कि मुझे काइली जेनर जैसा बनना है या मुझे ऐसे लिप्स चाहिए, शायद मैं आपको ना दे पाऊँ। ओके। वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पर्पस पहले ज़रूरी है, पर्पस जरूरी है। कि मतलब ये हो किस वजह से रहा है। यस। ओके। अच्छा, यहाँ आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सर्जरी के कुछ केसेस आए हों, कि मतलब उन्होंने पहले कहीं और से सर्जरी कराई थी और केस बिगड़ गया हो, और अगर केस बिगड़ गया है तो क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, देखो, जैसे कोई भी सर्जरी होती है, कुछ ना कुछ केस पे ऐसा होगा जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। अपने डॉक्टर से पहले ही बात करें, डॉक्टर अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसी की डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहता है। आपको पता है कि मेरे डॉक्टर को आता है ये हैंडल करना, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे निगलेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है उसमें कुछ भी नहीं, रिस्क भी होता है, बहुत बेनिफिट भी होता है। हाँ, डॉक्टर के साथ दोनों डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर मैंने फिलर करवाया, मुझे सूजन आ गई, मेरा चेहरा अच्छा नहीं देखा, तो मैं क्या करूँगी डॉक्टर। तो मैं कहूँगी पेशेंट को, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, कहीं आपको लगता है यहाँ ज़्यादा फिलर हो गया है, एक पेशेंट मेरे पास आई, एक एक्ट्रेस मेरे पास आई, उनके बहुत ऊपर फिलर डाल दिया था तो वो पूरा स्किन में दिख रहा था, तो उनकी आईज ब्लू दिख रही थी। ओके, तो अब हमने क्या किया, उनके फिलर को डिसॉल्व कर दिया। ये वो अपने डॉक्टर से भी करवा सकती थी, बट शायद वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं की गई। तो हमेशा अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि डॉक्टर ये इफेक्ट्स होते हैं, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप आराम से गूगल पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको गूगल नहीं पढ़ के आना, मैं जवाब नहीं दूंगी गूगल का, ये गलत है। आप गूगल पे पढ़िए, जो भी आपको दिक्कत लगती है आप अपने डॉक्टर से ओपनली डिस्कस कीजिए। जब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपको पता है मेरे डॉक्टर को मुझ में कॉन्फिडेंस है, मुझे उनमें, तब आप प्रोसीजर करवा सकते हैं। ओके। अच्छा, और ये भी सीधे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास कि जब कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई है तो मेरे पास एक केस आई थी, उन्होंने ब्लेफरोप्लास्टी करवाई थी, मतलब कि शी वाज अ सीनियर लेडी जिनको यहाँ की आंखें जो है लूज हो जाती हैं, तो उनको ऑइंटमेंट से या फिलर से ठीक नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस तरह की स्किन निकलवाई। पतला सा टाका आता है, बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर है ताकि टाइट दिखे, बट इतना ज़्यादा स्किन निकाल दे कि अब उनकी आंखें ऐसी हो गई है। क्या मैं उसे रिवर्स कर सकती हूँ? नहीं। तो दैट इज़ बेस्ट एक्सेप्टेड। अच्छा। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से समझना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सब आपको अगर ओपनली बताएंगे तो उससे
प्रोसीजर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मतलब आएगी। दोनों के लिए ही बेटर रहेगा, दोनों के लिए बेटर, डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए। एब्सोल्युटली। ओके, अच्छा अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा मैम जिसका आप 1 से 2 वर्ड में जवाब दे सकते हो हाँ। या फिर यस या नो कह सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये कि डेली ऑयल मसाज हेयर के लिए सही है या गलत है? डेली ऑयल मसाज से सर्कुलेशन बढ़ेगा कुछ देर के लिए, तो आपको तुरंत कुछ बेनिफिट होगा, आपकी हेयर की कंडीशनिंग अच्छी होगी, बट उससे हेयर ग्रोथ लाना मुश्किल है। ओके, क्या बेसन का उपटन लगाना सही है या गलत? आप उसे क्ले की तरह मान सकते हैं। आज जब क्ले को निकालेंगे तो डेड स्किन सेल्स निकलती है, थोड़ा गोरापन और ब्राइटनेस आती है, टैनिंग हटती है। ओके, शैम्पू हफ्ते में 2 बार करना चाहिए? अगर आप अपनी कार को रोज बाहर ले जा रहे हैं, वो रोज गंदी हो रही है, तो उसको शायद रोज धोना पड़ेगा। ओके, वैसे ही अगर आपका स्कैल्प इतना ऑयली है कि वो रोज ऑयल निकाल रहा है, तो शायद आपको रोज भी धोना पड़ेगा। अगर वो कम निकाल रहा है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार धोइए। वो आपके स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करता है। हर बार शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूरी है या नहीं? शैम्पू क्या करेगा, आपके ऑयल को निकाल देगा, वो आपके बालों का नेचुरल ऑयल भी निकाल देगा, क्योंकि उसे नहीं पता। अब यहाँ पे तो ऑयल निकलेगा, स्कैल्प भी, तो स्कैल्प नरिश हो जाएगा, लेकिन बालों का क्या, बालों को कौन ऑयल देगा? तो वो कंडीशनर है, वो आपके हेयर का नेचुरल ऑयल वापस रेप्लेनिश करता है। तो जरूर कंडीशन करें। ओके, बहुत से लोग अपने हाथों या पैरों के लिए परमानेंट हेयर रिमूवल करा लेते हैं, तो क्या ये सही है या गलत? हेयर जो ये बचते पतले पतले हार्डली कुछ रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपके प्रोफेशन को इनहिबिट करता है, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बाल तकलीफ देता है, तो आप उसे परमानेंट रिमूव करवा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेगुलर पार्लर के चक्कर काट के अपना रेगुलर सर्विस भी ले सकते हैं। अच्छा, एडल्ट एक्ने एक गंभीर बीमारी है, नॉर्मल प्रॉब्लम? एक्ने बीमारी ही नहीं है। ओके, एक्ने को बीमारी की तरह नहीं मानना चाहिए। 85% लोगों को एक्ने होता है, उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमें देखना, अगर मुझे एक्ने तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ। बट वो कोई बीमारी नहीं है कि बीमार है, इट्स नॉट अ बीमारी। ओके, आज मैम आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत कुछ जानने को मिला आपके थ्रू, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि आपके साथ आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करें जिससे लोगों को वैल्यू मिल सके। थैंक यू सो मच। मैं खुद एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और आई होप आप ऐसे ही और हेल्थ केयर पर रिलेटेड पॉडकास्ट लाते रहिए, ताकि हम सबकी नॉलेज एज एन ऑडियंस बढ़ती रहे। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।